Assalamu alaikum. My name is Aisha Fiaz, roll number 003, and I am from batch 4. Today I am going to present on the topic whale oil. ओके तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि वेल ऑयल होता क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द वेल बाय बॉइलिंग द ब्लबर ऑफ बोहेड वेल। ठीक है, बोहेड वेल एक वेल की टाइप है, ठीक है, जिसे बेलन वेल भी कहते हैं। इसके ब्लबर क्या है, ब्लबर इज़ अ थिक लेयर ऑफ फैट वेस्कुलराइज एडिपोस टिश्यू होता है जो कि उसकी सरफेस पे होता है, दैट सराउंड्स द वेल्स बॉडी इन ऑर्डर टू कीप इट्स वाइटल ऑर्गन्स वार्म वाइल इन कोल्ड क्लाइमेट। क्योंकि कुछ वेल्स जो है वो कोल्ड क्लाइमेट में भी रहती हैं, तो वो ब्लबर जो होता है फैट की एक लेयर होती है जो कि उसे कोल्ड क्लाइमेट से जो है ना उसकी प्रिवेंशन करती है, उसके ऑर्गन्स को प्रिवेंट करती है। Depending on the species, the thickness of the blubber can dramatically change from 1 inch up to 11 inches thick। ठीक है, तो ये जो ब्लबर है डिपेंड करता है कि वो वेल जो है वो वेल की जो स्पीशीज है वो किस इन्वायरमेंट किस क्लाइमेट में रह रही हैं, उसके लिहाज से डिपेंड करता है कि वो 1 इंच जो है वो थिक होगी या ब्लबर, या फिर 11 इंचज तक भी थिक हो सकती है। 1 से लेके 11 इंचज तक वेरी करती है वो। इसके बाद देखते हैं कि ये ऑयल किस तरह का होता है। इसकी विस्कोसिटी लो होती है, लो विस्कोसिटी होती है, ठीक है। ये क्लियर होता है और इसका कलर भी वेरी करता है ब्राइट हनी येलो से डार्क ब्राउन कलर में, ठीक है। और ये डिपेंड कर रहा होता है ब्लबर की कंडीशन पे कि वो किस कंडीशन में है, और हमने ये भी देखना होता है कि हमने उस ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया है या रिफाइन किया है उसको, तो उसकी कंडीशंस क्या थी, उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि कलर कौन सा आता है हमारे पास ऑयल का, ठीक है। इसकी स्ट्रॉन्ग फिशी ओडोर होती है, ठीक है। कुछ ऑयल्स जो होते हैं, कुछ वेल ऑयल ऐसे भी होते हैं जिनकी ओडोर जो है ना वो नहीं होती। हम आगे देखेंगे एप्लीकेशंस में इसकी कुछ ऑयल्स की नहीं होती ओडोर। इसके बाद देखते हैं वेल ऑयल की टाइप्स क्या हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं। वेल ऑयल इज ऑफन यूज्ड एज जनरल टर्म फॉर द ऑयल मेड फ्रॉम बॉइल्ड ब्लबर, ठीक है। बॉइल्ड ब्लबर से जो ऑयल लेते हैं उसको हम जनरली वेल ऑयल कहते हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस, वेल के डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस से भी हम ऑयल जो है ना वो ले सकते हैं, ठीक है, और उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्ट्स में द प्राइमरी वेल प्रोडक्ट्स नॉट इंक्लूडिंग बेलन, ठीक है, बेलन के अलावा भी हो सकते हैं, स्पर्म ऑयल भी हो सकते हैं, स्पर्म सिटी है, वेल ऑयल है एंड एम्ब्रग्रिस है, ठीक है। सबसे पहले स्पर्म ऑयल देखते हैं। स्पर्म ऑयल इज ऑयल फ्रॉम वेल ब्लबर, ठीक है। स्पर्म वेल के ब्लबर से लेते हैं हम, उसको कहेंगे स्पर्म ऑयल, ठीक है। एंड इज डिस्टिंक्टिव, और ये डिफरेंट होता है सारे हर किस्म के वेल ऑयल से, बिकॉज ऑफ क्यों डिस्टिंक्ट, क्योंकि इसका लाइट कलर होता है, ठीक है, और वैल्यूएबल क्वालिटीज इसकी ज़्यादा क्वालिटीज यानी इसको ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। इट प्रोड्यूसेस अ क्लियर ब्राइट लाइट व्हेन बर्न, ठीक है। जब इसको बर्न किया जाता है तो ये क्लियर होता है, ब्राइट लाइट देता है, ठीक है। और इसीलिए हम इसको ज़्यादातर जो है ना वो लाइटनिंग के तौर पे यूज़ करते हैं, या फिर पहले जो ज़मानों में कैंडल्स वगैरह या फिर इस तरह की जो लाइटनिंग के लिए जो हम चीज़ें यूज़ करते थे वहाँ इस ऑयल को यूज़ किया जाता था मिट्टी के तेल की जगह, ठीक है। एंड डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक और फोल ओडोर, ठीक है। इसकी ओडोर नहीं होती स्पर्म ऑयल जो होता है अगर ये बर्न कर रहा हो तो, ठीक है। इट रिटेन्स लुब्रिकेटिंग क्वालिटीज, इसकी लुब्रिकेटिंग क्वालिटीज होती हैं हाई टेम्परेचर पे भी, इसलिए इसको एज अ लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ किया जाता था, ठीक है। एंड रिफाइनिंग प्रोसेस फॉर स्पर्म ऑयल प्रोड्यूस क्वालिटी सोप्स, ठीक है, उससे सोप्स वगैरह भी बनाए जाते हैं, क्योंकि पता है सोप्स बनाने में ऑयल्स वगैरह यूज़ होते हैं। इसकी सेकंड टाइप है स्पर्म सिटी, ठीक है। स्पर्म सिटी को हेड ऑयल भी कहते हैं या हेड मैटर कहते हैं, और ये वैक्सी मटेरियल होता है, ऑयली नहीं होता, ठीक है। इन द और हेड्स ऑफ स्पर्म व्हील से आता है ये, ठीक है, जो क्रिस्टलाइज हो जाता है अगर उसका कांटेक्ट एयर के साथ आए तो, लाइक स्पर्म ऑयल की तरह। इट बर्न्स क्लियर ब्राइट एंड विद नो ओडोर, इसकी भी कोई ओडोर नहीं होती, बट इट इज़ अ वैक्स, क्योंकि ये वैक्स होती है। इट प्राइमरली यूज इन कैंडल्स में यूज़ होती है, ठीक है, रादर देन ऑयल लैम्प्स, ठीक है। लैम्प्स स्पर्म ऑयल जो है वो लैम्प्स में यूज़ होता है, स्पर्म सिटी जो है वो कैंडल्स में यूज़ होती है, क्योंकि ये वैक्सी मटीरियल है। इसके बाद वेल ऑयल है, आल्सो नोन एज ट्रेन ऑयल, जिसको ट्रेन ऑयल भी कहेंगे, इज ऑयल फ्रॉम वेल्स अदर देन स्पर्म वेल। स्पर्म वेल के अलावा किसी भी वेल से अगर हम ऑयल जो है ना वो लेते हैं तो उसको हम वेल ऑयल कहेंगे। इसका कलर वेरी करता है, जैसे पीछे था येलो से ब्राउन में, ठीक है। हाई क्वालिटी नहीं होता स्पर्म ऑयल की तरह, ठीक है, और सेम तरह के प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, कैंडल्स में, लुब्रिकेंट्स के तौर पे, ठीक है। प्राइमरी सोर्सेज ऑफ वेल ऑयल वर राइट वेल्स, ठीक है। जो वेल्स की स्पीशीज वेल ऑयल के लिए यूज़ होती हैं वो राइट वेल्स है, बो हेड वेल्स है एंड हम बैक वेल्स होती हैं। इसके बाद लास्ट वाली टाइप है एम्ब्रिग्रस, ये भी वैक्सी मटेरियल होता है, ठीक है, और वेल्स के इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में भी
फैट की लेयर होती है उससे ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट हार्डन्स अपॉन कांटेक्ट विद एयर, और ये एयर से कांटेक्ट करके हार्ड हो जाता है। ओके, इसके बाद थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि सबसे पहले जो है ना वो वेल्स को हंट किया था नॉर्वे में, ठीक है। नॉर्वेजियंस जो थे उन्होंने हंट किया था, और ये तकरीबन कब की बात है, 4000 ईयर्स अगो की बात है, ठीक है। फिर हो सकता है कि जापानीज़ ने इससे पहले को किया हो, ठीक है। जापानीज़ और नॉर्वेजियंस हैं जो ज़्यादातर जो है ना वो वेल्स को हंट करते हैं और उसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। उनके कल्चरल आइडेंटिटी का एक पार्ट है ये। दे यूज इट एज अ सोर्स ऑफ मटीरियल्स गुड and as a part of their cultural identity. Nearly every part of the whale was used, ठीक है। वो हर पार्ट को whale के हर पार्ट को यूज करते हैं, ठीक है। ईडेबल भी है उनके लिए, ठीक है। मीट उसके मीट को यूज करते हैं, स्किन को, ब्लबर को ऑयल बनाने के लिए यूज करते हैं, ऑर्गन से भी ऑयल लेते हैं। वर eaten as an important source of protein, fats, vitamins and minerals. During the Middle Ages and Renaissance, whale gained पॉपुलैरिटी थ्रू आउट नॉर्थ यूरोप, ठीक है। नॉर्थर्न यूरोप में भी थोड़ी सी इसकी पॉपुलैरिटी हुई। ओवर टाइम यूरोपियन व्हेलिंग वेंचर्स स्प्रेड टू नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो यूरोप से ये नॉर्थ अमेरिका की तरफ स्प्रेड हुई वेल हंटिंग, ठीक है। वेल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स हिट इट्स पीक इन मिड 18s, ठीक है। मिड 18s में पीक तक गई है, ठीक है। इसके बाद फिर डिक्लाइन शुरू हुआ इसका। By the early 1970s, the United States had listed 8 whales as endangered species, और इसका डिक्लाइन तब शुरू हुआ वेल हंट का जब कुछ वेल की कुछ स्पीशीज जो है ना वो इंडेंजर्ड जो है ना डिक्लेयर की गई थी, और यूएस ने ऑफिशियली आउटला कर दिया वेलिंग को इन 1971 में, ठीक है। इसके बाद 1946 में सेवरल कंट्रीज ज्वाइन टू फॉर्म इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन, ठीक है। इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन इस वजह से बनाया गया कि जो इंडेंजर स्पीशीज़ है ना, वेल की जो स्पीशीज़ इंडेंजर है या वेलिंग हंट जो है ना उसको ख़त्म किया जा सके, ठीक है। इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन का पर्पस क्या था, टू प्रिवेंट ओवर हंटिंग ऑफ वेल्स, ठीक है। वेल्स की ओवर हंटिंग को मैनी स्पीशीज़ ऑफ वेल हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम द, और इस मतलब इसलाह की वजह से IWC के मोरेटरम की वजह से बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ जो है ना वो जो उसको बेनिफिट हुआ था कि वो जो है इंडेंजर्ड नहीं रही थी, ठीक है। उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। Despite the general moratorium, little limited whaling is permitted to indigenous cultures like नॉर्वे और जापान। जैसे मैंने पहले भी बताया कि नॉर्वे और जापान के कल्चरल आइडेंटिटी का ये पार्ट था, ठीक है। तो फिर अब वो लोग अभी भी करते हैं इसको। इसके बाद देखते हैं कि वेल ऑयल की कंपोजिशन क्या होती है। ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि वेल ऑयल किस तरह का है, ठीक है। और लेकिन अगर देखा जाए तो ऑयल जो है उससे हमें वैसे ही पता चल रहा है कि ये जो है कंपोज होता है ट्राइग्लिसराइड्स और एस्टर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स क्या है, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड चेन्स, ठीक है। ये हम FSC से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या हैं। ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और उसके ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ जो है ना वो चेन्स लगी हुई है फैटी एसिड की लंबी लंबी, ठीक है। वो चेन्स सैचुरेटेड भी हो सकती हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एस्टर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इसमें। स्पेसिफिक कंपोजिशन ऑफ वेल ऑयल कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज ऑफ द वेल, ठीक है। स्पेसिफिक अगर कंपोजिशन देखी जाए तो वो हर स्पीशी वेल की हर स्पीशी पे डिपेंड कर रही होती है, उसकी डाइट पे डिपेंड कर रही होती है, द प्रोसेसिंग मेथड यूज टू एक्सट्रैक्ट द ऑयल, ठीक है। और प्रोसेसिंग मेथड पे डिपेंड कर रही होती है जो एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ब्लबर व्हील से जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि वेल्स की बोन्स वगैरह से विच हैव अ लोअर परसेंटेज, उनमें लोअर परसेंटेज होती है अनसैचुरेटेड फैट्स की, ठीक है। दे आल्सो हैव अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वैक्स एस्टर्स, ठीक है। उसमें एस्टर्स भी होते हैं वैक्सी मटेरियल के तौर पे। प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑयल और फैट आर डिपेंडेंट अपॉन द फैटी एसिड कंपोजिशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो वो फैटी एसिड की कंपोजिशन पे डिपेंड कर रही होती है कि उस वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ठीक है। और अगर वो अनसैचुरेटेड है तो उसमें अनसैचुरेशन कितनी है, ठीक है, कितने डबल बॉन्ड हैं इसमें प्रेजेंट। द फैटी एसिड डिफर मेनली इन लेंथ, ठीक है, लेंथ में डिफर कर रहे होते हैं, बट आल्सो इन द नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि अनसैचुरेशन कितने % है उसमें, ठीक है। फैटी एसिड्स दैट मेक अप द होल वेल रेंज, ठीक है, वो कार्बन 14 से लेके, ठीक है, कार्बन 22 तक, यानी जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन होती है उसमें कार्बन 14 से लेके कार्बन 20 जो है ना हो सकते हैं, ठीक है। विद द हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेशन का हाई प्रोपोर्शन होगी उसमें, ठीक है, जो कि आर्कटिक वेल्स में होती है कंपेयर टू एंटार्क्टिक वेल्स, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम फिन वेल जो होती है उसके बबलर से हेट्रोजीनियस टिश्यू
बबलर क्या है, हेटेरोजेनियस टिश्यू है कंटेनिंग, उसमें उसके अंदर 8.9 से 77.4% तक लिपिड्स होते हैं, 3.1 से 33.8% तक प्रोटीन के हो सकते हैं, 0.07 से 0.73% तक ऐश होती है, ठीक है, बाय वेट वेट अगर देखा रहा है उसका तो। द ब्लबर में बी सब डिवाइडेड इनटू 3 मैक्रोस्कोपिकली डिस्टिंक्ट जोन्स, ठीक है, तो उसके 3 तरह के जोन्स बनाए गए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें आप, सबसे पहले एंटीरियर वाला पार्ट है, उसके बाद मिडल वाला पार्ट है, ठीक है, और पोस्टीरियर वाला पार्ट है, ठीक है, और ये इसको हमने हॉरिजेंटली डिवाइड किया। अगर इसको वर्टिकली डिवाइड करके देखें तो ऊपर वाले पोर्शन को डोर्सल कहेंगे, फिर लेटरल वाला पार्ट है, और वेंट्रल वाला पार्ट नीचे वाला उसका पार्ट होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे पीछे कि जो आउटर मोस्ट जोन होता है उसके अंदर क्या होता है, ट्वाइस द लिपिड कंटेंट ऑफ इनर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट जोन की निस्बत वहाँ पे लिपिड का कंटेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्लबर जो होता है वो सरफेस पे होता है उसकी ज़्यादातर, ठीक है, सरफेस पे या उसके नीचे उसने कवर किया, ब्लबर ने कवर किया है उसको, ठीक है, तो ऊपर जो लिपिड का कॉन्टेंट है वो ज़्यादा है, ठीक है, और उसके अंदर जो है ना एडजेसेंट मसल्स की निस्बत उसके अंदर प्रोटीन्स भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। इसके बाद इंटीरियर वाला जो पार्ट है उसका आगे वाला जो पार्ट है उसके अंदर लेस लिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स जो है ना वो ज़्यादा होती हैं, 50% का कोलिजन होता है, ठीक है, और ज़्यादातर उसमें ऐश होती है। देन द पोस्टीरियर डोर्सल ब्लबर, ठीक है। इसके बाद फोइटल ब्लबर कंटेन्स 1.2% लिपिड, उसके अंदर थोड़ा लिपिड का पोर्शन होता है, ठीक है, प्रोटीन का पोर्शन ज़्यादा होता है, 10.6% तक है, ठीक है, और ऐश 0.93% है बाय वेट वेट, ठीक। इसके बाद देखते हैं ब्लबर वेल कंटेन्स 60% ट्राइग्लिसरॉल्स, ठीक है, इसके बाद अंदर 60% ट्राइग्लिसरॉल्स होते हैं, 25 से 30% तक फ्री फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, कंपेयर्ड विद ट्राइग्लिसरॉल 10% फ्री फैटी एसिड्स इन फोर्टियल ब्लबर, ठीक है, यानी उसके जो बैक वाला पार्ट है उसकी निस्बत, विच कंटेन 40% फास्फोलिपिड्स, जिसके अंदर 40% फास्फोलिपिड्स होते हैं। The high free fatty acid component is certainly partly due to post-mortem hydrolysis in sample analyzed, ठीक है, जो सैंपल एनालाइज किया गया है उसकी जो हाइड्रोलिसिस करते हैं फ्री फैटी एसिड का कंटेंट, हाई फ्री फैटी एसिड कंटेंट ज़्यादातर उस वजह से आता है उसके अंदर, ठीक है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो 60% ऑफ द ब्लबर का पार्ट होते हैं वो, ठीक है, एंड सिमिलर टू द डाइटरी इनटेक, वो डाइटरी इनटेक पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि वो 60% से कैसे वेरी कर रहा है, हाई है ज़्यादा है, ठीक है। द आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट ब्लबर के जोन्स में ज़्यादातर यूरिक एसिड होता है, ठीक है, और पाल्मिटिक एसिड होता है। यूरिक एसिड में 22 कार्बन्स होती हैं, ठीक है, और ये जो रेशो लिखी हुई है 22:1, ठीक है, इसका मतलब है उसके अंदर 1 डबल बॉन्ड है और 22 कार्बन्स हैं। और पाल्मिटिक एसिड में अनसैचुरेशन नहीं होती, ठीक है, और ये 16 कार्बन्स होती हैं रिस्पेक्टिवली। दे मे हैव सिग्निफिकेंस इन एनर्जी स्टोरेज इन कैटाबोलिक ब्रेकडाउन, ठीक है। ये भी देख लिया हमने। इसके बाद देखते हैं कि मेजर फैटी एसिड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये फैटी एसिड्स के नाम लिखे हुए हैं। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स और डबल बॉन्ड्स हैं और परसेंटेज बताई हुई है कितनी होती है, ठीक है। मेरिस्टिक एसिड है, पाल्मिटिक एसिड है, मेरिस्टिक एसिड कार्बन 14 है, पाल्मिटिक एसिड कार्बन 16 है, जो कि 7 to 12% होता है। अब यहाँ पे देखें इन सारे एसिड्स में, इन सारे फैटी एसिड्स में जो हाई परसेंटेज वाले हैं उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाई परसेंटेज होती है ऑयल है, तो ऑयलिक एसिड की होती है, ठीक है, उसमें कार्बन 18 होती हैं और एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, और वो 28 से 32% तक होता है। इसके बाद ग्लिसरॉलिक एसिड है, वो 12 से 20% होता है, उसमें 20 कार्बन होती हैं और एक ही डबल बॉन्ड होता है। और यूरिक एसिड है जिसके अंदर कार्बन 12 है और उसकी परसेंटेज भी 4 से 18 तक वेरी कर रही होती है, ठीक है। बाकी सारे एसिड हैं, स्टीरिक एसिड है, पाल्मिलोटिक एसिड है, ठीक है, लिनोइक एसिड है, और इसी तरह डिफरेंट एसिड्स हैं, कार्बन 20 वाले, ठीक है, 22 वाले, उनकी परसेंटेज भी डिफरेंट होती है। सबसे पहले देखते हैं पाल्मिटिक एसिड क्या है। पाल्मिटिक एसिड हेक्सा डेकानोइक एसिड है, ठीक है, हेक्सा डेकानोइक एसिड है, 16 कार्बन है इसमें, ठीक है ना, और ये फैटी एसिड होता है 16 कार्बन की चेन के साथ, ठीक है, मोस्ट कॉमनली सैचुरेटेड होता है, फाउंड इन एनिमल, प्लांट्स और माइक्रोऑर्गेनिज्म। जहाँ पे देखें हम कि कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ये एसिड है, एक साइड पे एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप है और बाकी सारी चेन है 16 कार्बन की और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पे आता है ऑयलिक एसिड। ऑयलिक एसिड मोनो अनसैचुरेटेड होता है। मोनो अनसैचुरेटेड का मतलब है कि इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, और 18 कार्बन होती हैं और ये नेचुरली एनिमल्स और वेजिटेबल फैट्स और ऑयल्स में होता है। इसके बाद गिडोलिक एसिड है। गिडोलिक एसिड है इज मोनो अनसैचुरेटेड, ये भी मोनो अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है, और इसके अंदर 20 कार्बन होती हैं, 20 कार्बन बैकबोन होती हैं, सोलो डबल बॉन्ड और ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द 11th पोजीशन टू द मिथाइल एंड, यानी 11th पोजीशन से स्टार्ट होता है, एंड विद द बॉन्ड इन द सिस कॉन्फिगरेशन, और इसी कॉन्फिगरेशन सिस में होती है।
इसके बाद देखते हैं यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड इज वन ऑफ द मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैविंग अ चेन लेंथ ऑफ 22 कार्बन। इसके अंदर 22 कार्बन होती हैं, ठीक है, और ओमेगा 9 पोजीशन के ऊपर इसके अंदर एक डबल बॉन्ड होता है। फिर टॉक्सिक केमिकल्स आ जाते हैं। अगर हम देखें तो वेल ऑयल में किस तरह के टॉक्सिक केमिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, वो भी डिपेंड कर रहा होता है कि ऑयल जो है ना वो किससे लिया गया है, किस तरह की स्पीशीज से लिया गया है, ठीक है, वेल की स्पीशीज से लिया गया। उसके बाद देखते हैं पीसीबीज हैं, ठीक है। पीसीबीज आर फार फ्रॉम द ओनली टॉक्सिक केमिकल दैट हैज बीन फाउंड इन द टेंट ऑफ द ब्लबर एंड अदर टिश्यूज ऑफ द वेल, ठीक है। ये बहुत कम होते हैं। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल जो है पीसीबीज जिनको कह रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा टॉक्सिफिन्स होती हैं, डीडीटी है, पीसीबीज और क्लोरोडेन है, और नियरली फाउंड 2 डिकेड्स अगो इन ब्लोंगा व्हील, ठीक है। ब्लोंगा व्हील में ये प्रेजेंट थी, तो जाहिर सी बात है अगर व्हील ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे उस व्हील में से कुछ ना कुछ तो कंटेंट उसका टॉक्सिक केमिकल्स का आएगा ना। ये सारे टॉक्सिन्स हैं, ठीक है। एंड स्मॉलर लेवल ऑफ पीसीबीज वर फाउंड इन ब्लू व्हील, ठीक है। ब्लू व्हील के अंदर स्मॉलर लेवल थोड़े से पीसीबीज जो है ना प्रेजेंट थे, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स हैं। But chloroidane है, toxaphene है, DDT and PCBs are all examples of persistent organic pollutant। ये सारे organic pollutant हैं, ठीक है। Chemicals that were once widely used in agriculture manufacturing, pesticides के तौर पे, fungicides के तौर पे यूज होते थे ये सारे chemicals, ठीक है। बाद में ये टॉक्सिन्स जो है ना डिक्लेयर हुए और फिर इनको टॉक्सिक केमिकल्स के तौर पे लिया गया। एक्सीडेंटली प्रोड्यूस थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और कंबस्टन से भी प्रोड्यूस हो जाते हैं ये, ठीक है। और वो सारा कुछ क्योंकि जाता है अल्टीमेटली सी के अंदर, तो वहाँ पे जिस तरह की स्पीशीज जो है ना वो रह रही होंगी, तो उन स्पीशीज के अंदर भी कुछ ना कुछ कंटेंट जरूर होगा। बट आर नो बैंड ड्यू टू देयर एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट पे भी एडवर्स इफेक्ट वजह से बैन किए गए हैं ये। These chemicals became especially troublesome not only because of their toxic qualities but also because they trapped from their original destination। अपनी original destination से ये different जगहों पे trap कर सकते हैं। Some are still leaching out of the landfills, landfill से भी ये निकल आते हैं and they move through the environment, और पूरे environment में ये circulate कर रहे होते हैं, often through the food web के through। Because these chemicals do not easily break down, क्योंकि easily break down नहीं होते, animals that eat animals laced with these toxins end up with ever हायर लेवल्स ऑफ देम। और ऐसे एनिमल्स जो होते हैं अगर वो कंज्यूम करें किसी ऐसे दूसरे एनिमल्स को जिन्होंने इस तरह के ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को कंज्यूम किया हो, ठीक है ना, या उनका इनटेक हो उनके अंदर, ठीक है, तो ये जो इस तरह के बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, मैमल्स हैं, ठीक है, व्हेल्स वगैरह हैं, इनके अंदर भी हायर लेवल्स हो जाते हैं इनके। इसके बाद persistent organic pollutants are not even the only problem when it comes to toxic chemicals, ठीक है। डिफरेंट तरह के भी हो सकते हैं ऑर्गेनिक के अलावा। मर्करी फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज सच एज पावर जनरेशन आल्सो वर्क्स इन इट्स वेज इनटू वेल्स एंड डॉल्फिन्स, ठीक है। वेल्स एंड डॉल्फिन्स में भी मर्करी का कंटेंट भी देखा गया। टेस्ट ऑफ वेल मीट फॉर सेल ऑनलाइन इन जापान लास्ट ईयर रिवील्ड मर्करी लेवल्स एज हाई एज 47.5 टाइम्स व्हाट इज कंसीडर्ड सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। और यहाँ पे देखा गया है कि जितनी मर्करी का लेवल जो है ना, एक स्टडी यहाँ पे शो कर रही है कि जितना मर्करी का लेवल ह्यूमंस के लिए सेफ है उससे 47.5 टाइम्स ज़्यादा जो है ना वो इस वेल या डॉल्फिन्स के मीट में प्रेजेंट होता है मर्करी। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। वेल ऑयल वाज यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस ओवर द ईयर्स, ठीक है। डिफरेंट तरह की जो है ना प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया गया है वेल ऑयल को। इट्स बेस्ट नोन यूजेज ओनली फॉर इल्यूमिनेशन इज गैस लैम्प्स, ठीक है, लैम्प्स में यूज़ किया गया सबसे पहले इसको, बिकॉज इट बर्न ब्राइटर एंड क्लियर विदाउट अ फोल ओडोर, ठीक है। और जो ऐसे ऑयल्स हैं जिनकी ओडोर नहीं है वो बहुत ब्राइट और क्लियर जो है ना वो लाइट देते थे, इस तरह से इनको लैम्प्स में यूज़ किया गया। बट आल्सो यूज इन कैंडल्स एंड क्योंकि वैक्सीज की फॉर्म में भी होता था, ठीक है, उसको कैंडल्स में भी यूज़ किया गया। दूसरे तरह के यूजेस हम देखते हैं जो कि 16 से 19 तक जो है ना, 16 सेंचुरी से 19 सेंचुरी तक जो है ना ये सारी एप्लीकेशंस रही हैं वेल ऑयल की, ठीक है। और जिसमें लैम्प ऑयल्स या कैंडल्स आ जाती हैं, लेदर टैनिंग आ जाती है, वॉच ऑयल है, ठीक है, टाइप राइटिंग रिबन्स हैं, मोटर ऑयल एडिटिव्स हैं, परफ्यूम्स हैं, लुब्रिकेंट्स फॉर डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एज अ लुब्रिकेशन यूज होते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे भी ये अपनी प्रॉपर्टीज लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज जो है ना वो लूज नहीं करते, बहुत सारे ऑयल्स कर लेते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स में यूज़ किया गया, ग्लिसरीन को बनाने के लिए यूज़ किया गया, सोप्स बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स, वाइटामिन, डिटर्जेंट्स और डस्ट प्रूफिंग कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज़ किया गया इनको। इसके बाद देखते हैं बैक इन डे, ठीक है, नासा यूज वेल ऑयल एज लुब्रिकेंट इन देयर स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। और अभी अगर देखें तो अभी रिसेंटली सिर्फ इसका यही यूज़ है कि नासा जो है ना इसको यूज़ कर रहा है
एज अ लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है, इंक्लूडिंग रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स फॉर एक्सपेडिशन इन द मून एंड मार्स, ठीक है, इस तरह के fast forwards to the future, and whale oil is still being used to lubricate spacecraft such as Hubble spacecraft and the Voyager spacecraft, ठीक है, spacecraft जो को lubricate करने के लिए इस ऑयल को यूज़ किया गया क्योंकि ये टेम्परेचर पे इसकी lubricating properties टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। फ्रॉम 16 to 19th century whale oil was inedible, ठीक है, तो वहाँ इस सेंचुरी तक 16 से 19 तक ये इनएडिबल रहा, ठीक है। इन मॉडर्न टाइम फ्रेश ऑयल वाज हार्डन, ठीक है, उससे थोड़ा मतलब 19 सेंचुरी के बाद फ्रेश ऑयल को हार्ड किया गया, ठीक है ना, एंड इट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मार्गरिन, मार्गरिन की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया गया। ओनली इन द 1930s डिड इट बिकम टेक्निकली पॉसिबल टू रिप्लेस व्हेल ऑयल विद द वेजिटेबल ऑयल दैट आर यूज्ड इन मॉडर्न मार्गरिन प्रोडक्शन, ठीक है, तो फिर उसके बाद ही मॉडर्न प्रोडक्शन में यूज़ किया गया मार्गरिन बनाने के लिए। द प्रेजेंट यूजेस ऑफ मिनिमल और नॉन एग्जिस्टेंट ड्यू टू ओके, तो देखते हैं कि 16 से लेके 19 सेंचुरी तक सेकंड वाले पॉइंट में है, 16 से लेके 19 सेंचुरी तक वेल जो है वो इनएडिबल था, ठीक है, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में यानी 19 सेंचुरी के बाद जो है ना फ्रेश ऑयल को हार्डन किया गया, ठीक है, और उसको मार्गरीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया गया, ठीक है। मार्गरीन को मार्गरीन एज एडिबल है ना। Only in 1913 did it become technically possible to replace whale oil with the vegetable oils that are used in modern margarine production, ठीक है। whale oil जो है ना उसको रिप्लेस करके वेजिटेबल ऑयल्स को यूज़ किया गया मॉडर्न प्रोडक्शन के लिए, और फिर इसके बाद हम देखते हैं जो प्रेजेंट इसके यूजेस हैं वो तो बहुत मिनिमल, बहुत कम है, ठीक है, या फिर वो नॉन एग्जिस्टेंट हैं ड्यू टू कन्वर्जेशन एफर्ट्स, ठीक है, क्योंकि इसको कंजर्व करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना, और कमर्शियल वेलिंग पे बैन है वैसे ही, ठीक है, सिर्फ कुछ ही कंट्रीज जो है ना वो कर सकते हैं, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव्स एंड मोर सस्टेनेबल सोर्सेज, और सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे पास सस्टेनेबल सोर्सेज ज़्यादा हैं, ठीक है ना, वेल ऑयल से ज़्यादा सस्टेनेबल सोर्सेज हैं और जो कि इनके बहुत अच्छे अल्टरनेटिव्स हैं। इसका जो प्रेजेंट यूज़ है, ठीक है, वो सिर्फ यही है कि नासा जो है इसको यूज़ कर रहा है एज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट इन देयर स्पेस प्रोग्राम्स, ठीक है, अपने स्पेस प्रोग्राम्स में इंक्लूडिंग रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स में यूज़ कर रहा है फॉर एक्सपीडिशन टू द मून एंड मार्स, फास्ट फॉरवर्ड टू द फ्यूचर एंड वेल ऑयल इज स्टिल बीइंग यूज्ड, ठीक है, यहाँ पे अभी भी नासा जो है ना यूज़ कर रहा है इसको एज अ लुब्रिकेटिंग मटेरियल, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट में सच एज हबल स्पेसक्राफ्ट एंड वोयेगर स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच, यही मेरा टॉपिक था।